उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब कैसे चलता रहा, आप इस ज़मीन में दो वाक़यात मजीद मुलाहिजा कर लें। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम जान के दौर में हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई। लड़ाई चंद इंच पर खड़ी थी। लड़ाई की वजह दिलचस्प थी। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश थी पंजाब हुकूमत अदालती स्टाफ को बुनियादी तनख्वाह के बजाय लमसम तनख्वाह पर पेंशन दे दे। हुकूमत इसके लिए रजामंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि सरकार तमाम सरकारी मुलाजिमीन को इनकी बुनियादी तनख्वाह पर पेंशन देती है। आप इस इशू को इस तरह समझ सकते हैं कि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। आप फर्ज करें आपकी बुनियादी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको मिलते 3 लाख रुपए हैं। कैसे? हुकूमत आपको आपकी ड्यूटी के नौयत के मुताबिक मुख्तलिफ अलाउंस भी देती है। इसमें गाड़ी, पेट्रोल, यूटिलिटी बिल्स, रिहाइश, एंटरटेनमेंट, फैमिली, हेल्थ और बच्चों की तालीम के अलाउंस शामिल होते हैं। ये तमाम अलाउंस मिल मिलाकर 3 लाख हो जाते हैं। आप जब रिटायर हो जाते हैं तो सारे अलाउंसेस खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं और पीछे आपकी बुनियादी तनख्वाह रह जाती है। हुकूमत आपके इंतकाल तक आपको इस बुनियादी तनख्वाह से पेंशन देती रहती है और ये फॉर्मूला तमाम सरकारी मुलाजिमीन के लिए यकसा है। अदलिया के अलाउंस तमाम सरकारी इदारों से ज्यादा हैं। अदालत का चपरासी और ड्राइवर भी 90,000 से लाख रुपए तक तनख्वाह लेता है। चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश थी अदालती मुलाजिमीन को लमसम तनख्वाह पर पेंशन दे दी जाए। यूं चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक तमाम अदालती मुलाजिमीन की पेंशन में 4 गुना इजाफा हो जाता। फाइनेंस सेक्रेटरी का जवाब था, हम अगर अदालती अमले के लिए फॉर्मूला तब्दील करते हैं तो फिर हमें तमाम सरकारी मुलाजिमीन को यह सहूलत देना होगी। पंजाब के महकमा तालीम में 5 लाख हाजिर सर्विस और 5 लाख रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं। हमें यह सहूलत इन्हें भी देना होगी और यह मामला फिर एक सूबे तक नहीं रहेगा, बाकी सूबों को भी पेंशन का सिस्टम बदलना होगा और यूं पेंशन हमारे टोटल जीडीपी के बराबर हो जाएगी और मुल्क 1 साल में डिफॉल्ट कर जाएगा। वजारत खजाना का तखमीना था, हम अगर ये इजाजत दे देते हैं तो पंजाब को फौरी तौर पर 900 अरब रुपए की अदायगी करना पड़ेगी और ये किसी तरह मुमकिन नहीं थी। ये दलील चीफ जस्टिस के लिए काबिल कबूल नहीं थी। लिहाजा अदलिया और हुकूमत का टकराव शुरू हो गया। अदालत में हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात जेर समात थे। इन मुकदमात की स्पीड भी तेज हो गई और अदालत में सरकारी अफसरों की सरेआम बेइज्जती भी होने लगी। सेक्रेटरियों ने चीफ सेक्रेटरी से वजीर आला को मुतल्ला करने और मसले का कोई हल तलाश करने की दरख्वास्त की। जवाद रफीक इस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर कानून राजा बशारत से दरख्वास्त की, सर इशू सीरियस है, हमें फौरी तौर पर वजीर आला से मिलकर किसी सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। राजा बशारत ने यह सुनकर कहकहा लगाया और कहा, जवाद साहब वजीर आला से मिलने का कोई फायदा नहीं, आप इनका दिया हुआ हल सुनकर अपने सर पे मुक्का मार लेंगे, आप खुद ही कोई हल निकाल लें। जवाद रफीक का जवाब था, सर ये मेरी औकात से बड़ा काम है, मैं ये मसला खुद हल नहीं कर सकूंगा। बहरहाल चीफ सेक्रेटरी के असरार पर राजा बशारत ने उस्मान बुज़दार से वक्त ले लिया और यूं वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी वजीर आला के पास चले गए। चीफ सेक्रेटरी और वजीर कानून वजीर आला के सामने बैठ गए, जबकि होम सेक्रेटरी को ब्रीफिंग की जिम्मेदारी दे दी गई। होम सेक्रेटरी ने तवील ब्रीफिंग दी। उस्मान बुज़दार इत्मीनान से बात सुनते रहे। होम सेक्रेटरी थक गया तो बुज़दार ने राजा बशारत और चीफ सेक्रेटरी की तरफ देखना शुरू कर दिया और वो वजीर आला की तरफ देखने लगे। नजरों का यह तबादला बड़ी देर तक जारी रहा, लेकिन वजीर आला खामोश बैठे रहे। आखिर में होम सेक्रेटरी ने हिम्मत की और अर्ज किया, सर हुक्म करें, हम क्या करें? उस्मान बुज़दार ने चंद लम्हे सोचा और फिर कहा, सेक्रेटरी साहब घर जाएं, 2 नफिल नमाज पढ़ें और ये मामला अल्लाह पर छोड़ दें। और इसके साथ ही ये मीटिंग खत्म हो गई। राजा बशारत ने सीएम ऑफिस से निकलते हुए चीफ सेक्रेटरी से कहा, जवाद साहब मैंने आपको ठीक कहा था ना, आपने अब वजीर आला का हल सुन लिया। और ये तीनों खामोशी से अपने अपने दफ्तर चले गए और ये मामला भी बाद अज़ां फौज को सुलझाना पड़ा। इसमें एक मीडिया मालिक ने भी अहम किरदार अदा किया था। ये मीडिया मालिक बिजनेसमैन है और ये साबिक चीफ जस्टिस के जाती दोस्त थे। इन्होंने चीफ जस्टिस की मिन्नत की और यूं हुकूमत और अदालत के दरमियान सीज फायर हो गया। उस्मान बुज़दार की शानदार एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा वाकया इससे भी ज्यादा दिलचस्प था। पंजाब में तहरीक लब्बैक ने मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। रियासत का फैसला था, हम इस बार इन्हें लाहौर से नहीं निकलने देंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद मुकामात पर हंगामे शुरू हो गए। सड़कें, चौराहे और मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर के बीडी चौक में मस्जिद के सामने हालात ज्यादा कशीदा थे। होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी को मशवरा दिया, सर हमें रेंजर्स बुला लेनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी रेंजर्स नहीं बुलाना चाहते थे। होम सेक्रेटरी का ख्याल था, अगर हमने ऑपरेशन किया तो लोग मरेंगे और कल हम सब अदालतों में धक्के खाएंगे, हम रेंजर्स तलब कर लेते हैं। लोग रेंजर्स पर हमला भी नहीं करते और दूसरा इनके खिलाफ पर्चा भी नहीं हो सकता। यूं हम सब भी बच जाएंगे और सूबे में अमन भी हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने वजीर आला से राब्ता शुरू कर दिया, लेकिन वजीर आला गायब थे। सीएम के जाती स्टाफ से मिन्नतें करके उस्मान बुज़दार से फोन पर राब्ता किया गया। वजीर आला का जवाब था, मैंने कमेटी बना दी है, कमेटी जाने और टीएलपी जाने, आप अपना फैसला खुद करें, मैं सोने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। और वो इसके बाद सारे फोन बंद करके सो गए। ये ऑपरेशन जितने दिन चलता रहा वजीर आला गायब रहे। वजीर आला क्यों गायब रहे? क्योंकि वजीर आला जानते थे ऑपरेशन में लोग मरेंगे, कमीशन बनेगा और कमीशन में वजीर आला को भी तलब किया जाएगा, लिहाजा मैं ये जिम्मेदारी कमेटी पर डालकर निकल जाऊंगा। उस्मान बुज़दार की ये तकनीक ठीक थी। ये फैसला साजी के किसी भी अमल का हिस्सा नहीं होता था। चुनाचे आप देख लें, ये आज किसी भी मेगा करप्शन केस में मतलूब नहीं है। मैंने उस्मान बुज़दार के साथ काम करने वाले लोगों से बार बार एक सवाल पूछा, क्या ये वाकई सादा इंसान था?
मुझे जवाब ने हैरान कर दिया। उनका कहना था ये इंतहाई चालाक इंसान था। 3.5 साल में इसकी तवज्जो सिर्फ डीजी खान पर रही। ये जब भी डीजी खान की स्कीमों पर मीटिंग लेता था तो ये पूरा शहबाज शरीफ बन जाता था। इसे वहां एक एक ठेकेदार और एक एक कॉन्ट्रैक्ट का इल्म होता था, लेकिन बाकी सूबा इसकी बला से तनूर में चला जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अक्सर सोचता हूं हमारे साथ आखिर हुआ क्या था और हमारे साथ ये हो क्या रहा है, तो मुझे 2-3 बातें समझ में आती हैं। पहली बात, इमरान खान और उस्मान बुज़दार दोनों की ये पहली फ्लाइट थी। पहली फ्लाइट की एक कीमत होती है और इस कौम ने ये खौफनाक कीमत अदा की। दूसरी बात, इस मुल्क की डीएनए में पागलपन की हद तक जज्बातियत थी और इस पागल जज्बातियत को अब एक लीडर मिल गया है। चुनाचे आप इसका नतीजा देख लें। आज इस मुल्क में अकल की बात, दलील और रीजन फौत हो चुकी है। आप किसी फोरम पर अकल की बात करके देख लें, लोग आपके गले पड़ जाएंगे। मेरा दावा है आज अगर इमरान खान भी अकल की बात करें तो इनकी ट्रोलिंग भी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अकल इस मुल्क में फौत हो चुकी है। मशहूर अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने अपने जमाने के दरवेश बहलूल दाना से एक बार पूछा था, अल्लाह ताला जब किसी कौम से नाराज होता है तो वो क्या करता है? बहलूल ने हंसकर जवाब दिया, अल्लाह इस कौम की मत मार देता है। और आज यकीन करें हमारी मत मारी गई है। हमें सामने खुदे हुए गड्ढे भी नजर नहीं आ रहे। मुल्क की हालत यह है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जीरो। हमें आज फर्नेस ऑयल ना मिले तो 4 दिन बाद पूरे मुल्क की बिजली बंद हो जाएगी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जीरो। लाइफ सेविंग अद्वियात तक की एलसी खोलने के डॉलर्स नहीं है। फूड सिक्योरिटी जीरो। लोग आटे के लिए एक दूसरे को कुचल रहे हैं। गवर्नेंस जीरो। पूरे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी अहकामात के लिए अथॉरिटी तलाश कर रही है और इसे नहीं मिल रही। और सेंस ऑफ डायरेक्शन भी जीरो। पूरी कौम नहीं जानती ये किस खाई की तरफ दौड़ रही है और जो शख्स इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार है और जो रोज डूबती कश्ती के पेंदे में सुराख कर रहा है, वो इस वक्त हीरो है। वाकई जब कौम की मत मारी जाती है तो ये अपनी इकलौती रजाई भी जलाकर आग तापने लगती है। अल्लाह ही करम करे, अब कोई उम्मीद तो बाकी नहीं बची।